हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुनील और स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं गोपालगंज के एक ऐसे शख्स से जो एक समाज सेवक हैं, जो बिजनेस आइडिया की बात करते हैं, जो बिजनेस स्टार्टअप्स की बात करते हैं, जिनकी सोशल मीडिया पे एक अलग ही पहचान है, जो लाखों युवाओं के रोल मॉडल हैं, जो गोपालगंज के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा कि गोपालगंज में सबसे फेमस चीज़ क्या है तो गूगल भी बोलता है अभिषेक गोस्वामी। तो आइए मिलवाता हूँ मैं आपको गोपालगंज के सबसे बड़े यूट्यूबर अभिषेक भैया से और जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। तो भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कि आप हमारे यहाँ आए और आपने सोचा कि भाई मेरा इंटरव्यू अपने चैनल पे दिखाना चाहिए। और आप सभी को प्रणाम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी के सपोर्ट से ही आज मेरी एक पहचान बन चुकी है। आप सभी के सपोर्ट से ही मेरा चैनल लगातार शेयर हो रहा है, लगातार मेरी वीडियो से लोग लाभ भी उठा रहे हैं। इसमें आप सभी का सहयोग रहा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया सबसे पहले शुरू करते हैं, आपकी यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? यूट्यूब जर्नी के बारे में बात करें तो प्री प्लान कुछ भी नहीं था कि बहुत सारे लोग जब सक्सेस होते हैं तो वो कहते हैं कि हम ऐसे शुरुआत किए थे, यूं ऐसे प्लान किए थे, दिन रात मेहनत किए थे। ऐसा कुछ नहीं था। यूट्यूब पे 2015 में मैंने पहला वीडियो पोस्ट किया था और पहला वीडियो ही बिना किसी सब्सक्राइबर के उस समय वायरल हो गया था। और मैं टेक्निकल पे वीडियो उस समय बनाता था और उस वीडियो था पहला मेरा हाउ टू हैक एफबी विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। तो एफबी हैकिंग का एक वीडियो हमने बनाया था और वो काम भी करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद यूट्यूब का ऐसा रूल है कि भाई किसी को चोरी या कुछ ऐसा आप नहीं सिखा सकते यूट्यूब पे, तो वीडियो हटा दिया था यूट्यूब ने उसको। लेकिन उसी समय से 2015 से हमारी शुरुआत हुई थी, मार्च से। जी, तो भैया आपका एक आध्यात्मिक चैनल भी है। हाँ, तो उसकी स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि जब उसी समय की बात है जब 2015 मार्च में एक किसी कारणवश मुझे एक बीमारी हुआ था और मैं उस समय हॉस्पिटलाइज हुआ था। 10-15 दिन तक बेड रेस्ट रहा। उसी में पारिवारिक माहौल ऐसा था कि किताबें संत मत की पढ़ता था और वो चीज़ें मैं यूट्यूब पे पोस्ट करते गया। बाद में जब मैं ठीक हुआ था, जो मैं पढ़ा था लोग पसंद करते गए धीरे धीरे। वो चैनल आज भी है, 5 लाख सब्सक्राइबर उस चैनल पे भी हैं मेरे संत मत दर्शन के नाम से। तो भैया फिर आप पहले कहाँ, पटना में थे जैसे मैंने स्टोरी में आपको मतलब सुना है, आपका मैंने वीडियो काफ़ी भी देखा था। तो आपको फिर गोपालगंज में आकर ब्लॉगिंग वाला फिर ये पार्ट कैसे स्टार्ट हुआ? देखिए, मैं सबसे पहले शुरुआत अगर बताना चाहूँ तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं मिलिट्री में था, पहले इंजीनियर था मैं। और मैं सेटिस्फाइड नहीं था अपनी जॉब से। फिर छोड़ के मैं पटना आके फिर मैं पढ़ाई शुरू किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद से जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में कई जगह क्वालिफाई हुआ, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था तो फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। वहाँ पे रहते हुए मैं 2015 में शुरुआत किया यूट्यूब का। यूट्यूब ठीक ठाक चल रहा था, किसी कारणवश मुझे गोपालगंज शिफ्ट होना पड़ा। चूँकि परिवार में सब एक होता है ना कि छोटा लड़का गांव देखेगा, बड़ा लड़का, भैया पटना में सब कुछ सेटल हो गया था। शुरुआत मुझे करनी थी तो भाई गांव भी देखना था, तो उसकी वजह से मुझे गोपालगंज शिफ्ट होना पड़ा। गोपालगंज शिफ्ट होने के बाद मैं उस समय संत मत वाला चैनल ही चल रहा था। मुझे लगा कि भाई यहाँ पे मैं कभी भी, अगर जो लोग बाहर रहते होंगे, जो मेरा वीडियो देखते होंगे, सबके मन में ये ख्याल आता है, मैंने ये फील किया है कि मेरे जैसे और लोग भी सोचते हैं। सब लोग अपने गांव को, अपने शहर को सर्च करते हैं। जब बाहर प्रदेश जाते हैं, जो लोग विदेश जाते हैं वो गोपालगंज को सर्च करते हैं। या दिल्ली मुंबई में भी जो गोपालगंज के लोग होंगे वो गोपालगंज को सर्च करते होंगे। मैं भी सर्च करता था, लेकिन गोपालगंज कहीं दिखाई नहीं देता था नेट पे, कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन यहाँ का नहीं था। तो मुझे लगा कि भाई किसी न किसी को शुरुआत ये करनी चाहिए। और मैंने ये फील किया कि भाई ये जगह वैकेंट है। मैंने शुरुआत किया और मुझे लगा कि भाई मेरे जैसे सोचने वाले काफ़ी लोग थे जिन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया। सब लोग सपोर्ट करते गए और मात्र अभी एक से 1.5 साल मेरा हुआ ब्लॉग चैनल का और अभी 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो ये सोच के मैंने ये ब्लॉग शुरुआत किया। पिछले लॉकडाउन में मैंने देखा कि भाई प्लान हो रहा था, जब हाईवे पे हम लोग कई सारे जो जनप्रतिनिधि थे, जो नेता टाइप के लोग थे, उनके साथ जाके हम लोगों ने लोगों की सेवा की, लोगों को पानी पिलाया, हाईवे पे खाना वगैरह खिलाया। तब मुझे लगा, वहाँ पे फील हुआ कि भाई ये जो है पलायन केवल बिहार और यूपी में हो रहा है। मैक्सिमम जो लोग आ रहे थे, पैदल आ रहे थे दिल्ली से, गुजरात से, पंजाब से, वो सारे लोग बिहार के या नहीं तो यूपी के थे। मैं थोड़ा सा आंशिक रूप से बंगाल वगैरह का कह सकते हैं। लेकिन मैं ये सोचना शुरू किया उस समय कि भाई ये
और उस राज्य के लोग हमारे यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। जो लोग यहाँ अगर हैं, पंजाब के लोग हमारे यहाँ भी जो हैं वो वेल सेटल्ड हैं, वो बिजनेसमैन हैं। हमारे बिहार के लोग ही मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं, तो वो जो सैलरी होता है 20-25 हज़ार, मैक्सिमम मजदूरी का सैलरी होता है 25-30 हज़ार, इससे ज़्यादा। हाँ, तो ये हमने ये शुरू किया कि भाई ये इतना पैसा तो बिहार में रहते हुए आसानी से कमाया जा सकता है। फिर कैसे कमाया जा सकता है, मैंने खोजना शुरू किया। हमारे पास ही ऐसी चीज़ें थी जो छोटे छोटे उद्योग थे जो लोगों को पता नहीं था, वो चीज़ें खोज के मैं वीडियो के माध्यम से बताना शुरू किया। और आज आपको बताऊं कि पिछले लॉकडाउन से लेकर, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी उस समय से अभी तक हमने 2500 घरों में रोजगार मेरे वीडियो के माध्यम से, लगभग जो एक आंकड़ा मैं बताऊं, मशीनें सेल की जो आंकड़ा मैं बताऊं, तो इतना रोजगार लग चुका है। बीच में हमें लगा, कई सारे लोगों को हमने बीच में इसमें प्रमोट किया कि भाई यहाँ से आप मशीनें ले सकते हैं। तो वो लोग, बहुत सारे लोग, होता है ना कि जैसे कम प्राइस की मशीनें ज़्यादा प्राइस में लोग दे देते थे, मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे लोग। तो बीच में हमने मगध मशीनरी की भी शुरुआत की। अपने भाई साहब से कहा हमने कि भैया, आदित्य बिरला कैपिटल में ब्रांच मैनेजर थे पटना में, मैंने उनको बोला कि आप भी अभी वर्क फ्रॉम होम है, अभी लॉकडाउन में आपका भी ऑफिस बंद है, तो आप गोपालगंज आ जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। वो आए और उनके सपोर्ट से हमने शुरुआत की मगध मशीनरी की। और आज हमारे मगध मशीनरी में लघु उद्योग की सारी मशीनें मिलती हैं गोपालगंज में, और रिजनेबल प्राइस पे, जो दिल्ली में जाएंगे उससे सस्ते प्राइस पे हमारे गोपालगंज में मिल जाती है। तो हमने इसकी शुरुआत की। भाई हमने रास्ता तो दिखा दिया, लोग रास्ते में भटक रहे थे, इसलिए हमने मगध मशीनरी की शुरुआत किया कि भाई कोई इधर उधर गलत हाथों में ना पड़े। जो लघु उद्योग लगाते हैं वो पाई रुपए जोड़ के लगाते हैं। उन्हीं को लघु उद्योग की ज़रूरत होती है जिनके पास पैसे नहीं होते। अगर पैसे होते तो बड़ी फैक्ट्री लगा सकते थे या कुछ और काम, बिजनेस वगैरह कर सकते थे। तो वो पैसा किसी गलत हाथ में ना जाए, इसलिए हमने मगध मशीनरी की शुरुआत की। और आज मगध मशीनरी लगातार लोगों को रोजगार देने में प्रयास कर रही है। लगातार हम लोग फ्री ट्रेनिंग दिलवाते हैं और मशीनें प्रोवाइड करके, मशीनें इंस्टॉल करके, स्किल्ड लेबर, यहाँ तक कि हम लोग सेल में भी सपोर्ट करना। हमने एक चैनल बनाया। जैसे हमारे पास जो कॉलिंग टीम है उनके पास कॉल आते थे कि भाई सब लोग जानते थे कि मशीनें यहाँ मिलती है, तो इनके माध्यम से मशीनें जो लगी होगी वो मैन्युफैक्चरर हो गए और वो सस्ते में, हमको होलसेलर से भी सस्ते में प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो शुरुआत में तो ऐसा हुआ कि लोग फ़ोन करते थे, हमारी टीम कहते थे कि भैया हमारे यहाँ माल नहीं बनता है, हम मशीनें सेल करते हैं। तो फिर हमने मेरे पास जब लोग बताया, हमारी टीम ने बताया कि भाई बहुत सारे डिमांड आ रहा है, तो हमने कहा उसको नोट डाउन कीजिए और जो लोग मशीनें लगाए हैं उनको ट्रांसफ़र कीजिए। तो इस तरह हमने एक चैनल बनाया कि भाई सेल में भी हम लोग लगातार, अभी नोटबुक की मशीनें जो लोग भी लगे, आंकड़ा बता रहे हैं कि नोटबुक मशीनें जो लोग भी लगाए हुए हैं, महीने का 4 से 5 लाख का हम लोग सेल दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं। इस तरह हर चीज़ में जो लोग भी मशीनें लगाए हुए हैं उनको सेल भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरह पूरे बिहार को तो नहीं, पूरे भारत को तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को जीवन बदलने की कोशिश किया, कुछ लोगों को हमने आत्मनिर्भर शुरुआत किया। अभी बिहार में आप जो देखेंगे, सर्च करेंगे तो नंबर 1 पे मेरा बिजनेस आइडिया का जो चैनल है, बिहार में बिजनेस आइडिया का अगर नंबर 1 चैनल सर्च करेंगे तो मेरा नंबर 1 पे है। और लोगों का विश्वास हमने जीता। लोगों के साथ हमने देखा, कई सारे वीडियो हम बनाते हैं, जब पोस्ट करते हैं, जब उस पर निगेटिव कमेंट आने लगते हैं, जब लोग कमेंट करते हैं कि भैया ये फ्रॉड आदमी है, इसने मेरा ये कर लिया, ये पैसा रखा, तो मैं वो वीडियो डिलीट कर देता हूँ। कई जगह से मुझे पैसों की लालच भी दी जाती है, गलत लोग भी देते हैं कि भाई हमारा वीडियो पोस्ट कर दीजिए, मैं आपको ये पैसा दूंगा, गलत तरीके से प्रमोट करवाने के चक्कर में। मैं वीडियो तभी शूट करता हूँ, आप मैक्सिमम मेरे वीडियो में देखे होंगे, मैं जाके विजिट करके देख के वीडियो शूट करता हूँ, ताकि लोगों का जो विश्वास है वो विश्वास बना रहे। तो भैया आपने गोपालगंज एक लोकल प्लेस चुना और यहाँ पे ब्लॉगिंग के थ्रू आप जो बिजनेस स्टार्टअप या बिजनेस आइडिया की बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं, ताकि यहाँ से लोग दूसरी जगह ना जाएं, यहाँ पे रोजगार करें और खुद यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको भी रोजगार दें। तो इसमें आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने सर्च किया कि भाई लघु उद्योग पहले नहीं था, इधर छोटे उद्योग कुछ थे। हमने सबसे पहले जब शुरुआत किया तो हमने रिसर्च किया कि भाई इन्फॉर्मेशन तो हम दे देते हैं वीडियो के माध्यम से, लेकिन इससे पहले जो लोग उद्योग लगाए हुए हैं वो फ्लॉप क्यों हुए, वो हम लोग रिसर्च किए। फ्लॉप में सबसे पहला कारण हम बन के आया कि पहले तो बिजली नहीं थी। जब जो लोग फ्लॉप हो रहे थे, डीजल पे, ये जनरेटर पे या गैस सिलेंडर पे उद्योग नहीं लगाए जा सकते, उसमें ज़्यादा कॉस्ट आएगा। पहले जो दोना प्लेट, पेपर प्लेट बनता था वो गैस सिलेंडर से, गैस से गर्म करके हीटर उसका काम करता था। अब बिजली का जो प्रॉब्लम था,
सरकार ने काफ़ी हद तक कम कर दिया। आप बिजली आप गांव में भी देखेंगे तो 17-18 घंटे आराम से रहता है, किसी भी बैकवर्ड गांव में चल जाइए तो। दूसरा था कि रॉ मटेरियल का अवेलेबल नहीं होना। रॉ मटेरियल मान लीजिए यहाँ पे हमारे यहाँ चीनी मिल है, अभी गोपालगंज में कई सारी चीनी मिल हैं। अगर यहाँ पे गन्ने का उपज बंद हो जाए तो फिर चीनी मिल यहाँ पे कैसे चलेगा? गन्ना कहीं बाहर से लेके आएंगे तो फिर कॉस्टिंग बढ़ेगा। तो सबसे पहले कोई भी उद्योग लगाते हैं तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि भाई रॉ मटेरियल इजीली उपलब्ध हो पाएगा कि नहीं। कई सारे लोग अभी यहाँ पे नारियल की रस्सी बनाने की फैक्ट्री खोले हैं, तो नारियल का जो खुजा होता है जिससे रस्सी बनाया जाता है, जो उसका, तो वो साउथ से मंगाया जाता है। कोई मतलब नहीं है उसको उद्योग को लगा, साउथ से जितना मंगाएंगे उतना में बना बनाया माल आप, उस ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट आपका बढ़ेगा। तो हमने ये सर्च किया, हमने ये पाया कि भाई रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए लघु उद्योगें बंद हो जाती हैं। तो हमने सबसे पहले अगर मशीनें दे रहे हैं तो रॉ मटेरियल आपके पास सफिशिएंट होना चाहिए। ये हमने उस पर फोकस किया। ये प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई मशीनें लोग लगा ले रहे थे, रॉ मटेरियल की वजह से मशीनें बंद पड़ी हुई थी। दूसरा, लोग मैकेनिक नहीं मिल रहे थे। जैसे इधर क्या होता था कि भाई मशीनों में कुछ प्रॉब्लम आई तो फिर उससे बिगड़ गई, मान ली मशीनें लगा लिए और एक छोटा सा प्रॉब्लम की वजह से आपकी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, कोई सर्विसिंग प्रॉब्लम, उसके लिए हमने सर्विस सेंटर की भी शुरुआत कर दी। अब मगध मशीनरी सर्विस सेंटर हमने बिहार में पहला ऐसा सर्विस सेंटर है। जो पहले था कि भाई जो मशीनें सेल करते थे उनकी कंडीशन ये था कि आप हमारे यहाँ से मशीनें खरीदेंगे तभी हम आपकी मशीनों का देखभाल करेंगे। हमने कहा ये तो फिर फायदे वाली बात होगी भाई। हमने कहा कि कहीं से भी मशीन खरीदे हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप एक कॉल कीजिए, मैकेनिक आपके घर जाके सॉल्व करेगा। तो हाँ, ये हमने वो इसकी शुरुआत की। तो लगभग जो भी प्रॉब्लम था धीरे धीरे हमारे सामने आती गई और हम लोगों ने उसको सॉल्व करने की कोशिश की। धीरे धीरे अब जो है काफ़ी सारे बिहार में आप सर्च करके देखेंगे, काफ़ी सारे लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग भी समझ रहे हैं कि भाई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। लघु उद्योग लगा के जितना पैसा के लिए हम दूसरे के यहाँ काम करते हैं उतना में अपने यहाँ अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। हम काफ़ी सारे लोग वीडियो में मेरे कमेंट करते हैं कि भैया जो आपने कहा था वो बात बहुत अच्छी लगी। हमारे वीडियो में कहते हैं कि भाई बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बने। बड़ा नौकर किसी के यहाँ खूब मेहनत कीजिए, आप जितना मेहनत करते हैं उतना वो ग्रो होता है जो आपका मालिक है। दूसरों के लिए मेहनत करते हैं, आप दूसरे के लिए मेहनत करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, ठीक है अभी तो सैलरी दे रहा है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपसे नाखुश होकर आपको हटा दे, तो फिर आपका जो मेहनत है वो तो खत्म हो गया। लेकिन अब अपने बिजनेस में आप जो मेहनत करेंगे धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा उस मेहनत से आप बैठ के आराम से पैसा कमाएंगे। जब आप शुरुआत में मेहनत कर लेंगे, जब आपका बिजनेस चल पड़ेगा तो बाद में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे अभी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लोकल फॉर वोकल 1 साल पहले ये लॉन्च किया था और आपका बिजनेस आइडिया और स्टार्टअप्स पूरा उससे मेल खाता है, तो आप इसको कितना चरितार्थ मानते हैं? देखिए, मैं हमेशा वीडियो में अपने बोलता हूँ कि भाई जो लोग वीडियो हमारे व्यूअर देखते हैं और काफ़ी सारे व्यूअर का हमारा सपोर्ट मिलता है कि भाई जो चीज़ें आप बाहर की कंपनियों का खरीदते हैं, लॉकडाउन में बाहर की सामानें आनी बंद हो गई थी, जो लोकल प्रोडक्ट था उसी ने आपका साथ दिया, उसी लोगों ने आपको जो बिजनेस से आपसे पैसा कमाए थे उन्हीं लोगों ने लोगों की मदद भी किया। उस समय जब लोग की जॉब छूट गई थी, लोग राशन वगैरह बंटवा रहे थे या लोगों को रोड पे खाना खिला रहे थे, वही लोग थे जो लोकल में कभी बिजनेस कर रहे थे आपसे, जो लोग पैसा कमा रहे थे। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो लोग दिल्ली मुंबई छोड़ के कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम अपने बिहार के लिए कुछ करें, अपने गाँव के लिए कुछ करें। उनको जब तक आप सभी सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी का यही नारा था कि भाई लोकल चीज़ों को प्रमोट कीजिए, लोकल चीज़ों को खरीदना शुरू कीजिए ताकि वो समृद्ध हो सकें, वो लोग आपके यहाँ फैक्ट्री बड़ा कर सकें, आपके लिए काम कर सकें। तो जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था वो लोग हम लगता है कि हम लोग उस पर सफल हैं और लगातार हमारे व्यूअर भी, हमारे बिहार के लोग भी जागरूक हो रहे हैं इस पर। तो भैया आप अभी इस समय कमाल का आप वर्क का काम कर रहे हैं और मगध मशीनरी जो है अभी पूरे मतलब बिहार में एक तरह से बूम पे है। क्या आपको लगता है कि आप इस तरह से बिहार की जीडीपी में हेल्प कर पाएंगे? बिल्कुल हेल्प कर पाएंगे। लगातार हम लोग जो मशीनें सेल करते हैं सरकार को उस पर टैक्स देते हैं। जो मशीनें लगा के हमारे जो फैक्ट्री लगाए हुए हैं वो लोग सरकार को टैक्स देते हैं। लगातार मतलब बिजनेस बिहार से बिहार में बढ़ रहा है ना। हमारे थ्रू जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके द्वारा और लोगों को रोजगार मिल रहा है। लगातार बिहार के लोगों को अपने गाँव में रहते हुए रोजगार मिल रहा है। जहाँ जहाँ मशीन लगी, कम से कम छोटी मशीन भी है तो 3-4 लोगों को जॉब मिला है, उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनका घर परिवार चल रहा है। तो आपने स्टार्टअप अच्छा कर दिया और काफ़ी लोग इस पे हेल्प भी उन लोगों को मिल रही है। क्या आपको बिहार सरकार से कुछ हेल्प मिली या कुछ ऐसा कुछ प्रोत्साहन मिला?
देखिए, बिहार सरकार से हम लोग लगातार संपर्क में है। अभी उद्योग मंत्री जी से बात चल रही है हमारी, और कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हर ज़िले में उद्योग मेला लगाएं और हर ज़िले में जाएं और ऐसी ट्रेनिंग माहौल हम लोग पैदा करें कि भाई जो कुछ नहीं जानता वो हमारे यहाँ आए, मशीनें चला के देखें कैसे बिजनेस किया जाता है, वो वर्कशॉप में ट्रेनिंग लें। हमारे जो स्किल्ड पर्सन होंगे वो उनको सिखाएंगे, और बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे मार्केटिंग किया जाता है, हमारी टीम उनको मदद करे। इस पे हमारी उद्योग मंत्री जी से बात चल रही है। अभी बिहार सरकार ने तो सबके लिए जो है क्या बोलते हैं, अभी सब्सिडी की अभी लॉन्च किया था। बहुत सारे लोग लाभ ले रहे हैं पिछले बार से, और इस बार लोग अप्लाई भी किए हैं कि 10 लाख रुपए बिहार सरकार दे रही है। लोग कहते हैं कि भाई कागजों में है, कागजों में नहीं है, सबको मिल रहा है। और कुछ दिन पहले मैंने उद्योग विभाग के जो महाप्रबंधक साहब हैं उनका इंटरव्यू लिया था। उन्होंने बताया था कि इसको पूरा लिस्ट हमको दिया था। तो कई सारे लोग लाभ ले रहे हैं और कई सारे लोगों को इस बार लाभ मिलने वाला है, जिसमें 5 लाख रुपए सब्सिडी है और 5 लाख रुपए 84 किस्तों में रिटर्न करना है। काफ़ी कम होता है, 5-6 हज़ार का EMI आता है। अगर 10 लाख रुपए में आप उद्योग लगाते हैं तो 2-3 लाख रुपए से कम नहीं कमाएंगे महीने का। बिजनेस में अच्छा मुनाफा होगा। तो सरकार अपने हद पे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि भाई हम घर में बैठ के, बहुत सारे लोग कोसते रहते हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, माहौल नहीं है सही, हम क्या करें, कहाँ जाएं। आप कुछ करिए तो सही, पहले सरकार हर जगह आपके साथ है। यानी कि आप सरकार को मत दोष दीजिए। अगर आपको कुछ लगता है कि आप कर सकते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो मगध मशीनरी में आइए। यहाँ पर आपको हर तरह की हेल्प मिल जाएगी। आपको सेल्स की भी हेल्प मिलेगी, रॉ मटेरियल भी मिलेगा, और आपको मशीन कैसे सेटल करना है वो भी मिल जाएगा। भैया एक और चीज़ मुझे पूछना चाहता हूँ कि अभी आप जैसे 5 साल 2015 से आपने इस पर यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो आपके यूट्यूब पर अभी अचीवमेंट्स की बात कीजिए, तो अपना अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। और मेरे पास जो कुछ भी है ना सब यूट्यूब से है। मैंने कोई और कमाई मेरी नहीं है। अब मेरे पास जो कुछ भी दिखाई देता है सब यूट्यूब से है। कुछ अलग से बना के बात करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बात बताएंगे नहीं तब तक लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी हैं जो लोग शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे डिमोटिवेट होकर चैनल बंद कर देते हैं। यूट्यूब पे अगर आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है तो यूट्यूब पे आइए, स्वागत है। बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे आपका सपोर्ट करने के लिए। तो यानी कि शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, दूसरों को आप दोष नहीं दे सकते हैं। भैया आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान पहले तो मगध मशीनरी का फ्रेंचाइजी हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दूर दूर से कॉल आते हैं। अभी हमने यहाँ से बैठे बैठे महाराष्ट्र में भी यहाँ से मशीनें भेजी, जम्मू तक मशीनें भेजी, असम में एक, कोलकाता में हमारी नोटबुक मशीन लगी हुई है, कर्नाटका में एक स्क्रबर की मशीन गई है। तो दूर दूर हम लोग मशीनें भेजते हैं, लेकिन उस मात्रा में हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बड़े दूर से लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और लोगों को ये लगता है कि पता नहीं जेन्युइन है कि नहीं है यूट्यूब पे, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। तो लोगों को विश्वास दूर दूर से बहुत कम होता है। तो जहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, जहाँ से लोग हमारे पास तक नहीं आ रहे हैं, वहाँ हमने फ्रेंचाइजी देने की कोशिश की कि भाई आपको आने की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ हम ही आ जा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा दिवाली तक लगभग फ्रेंचाइजी ओपन हो जाएगा हमारा। और हमारी कोशिश ये है ना कि जैसे एक कहावत है कि जब जंगल में एक आग लगी हुई थी और उसमें एक चिड़िया थी जो चोंच में पानी डाल रही थी, और कुछ चिड़िया उस पर हंस रहे थे कि भाई तुम अकेले इस जंगल की आग नहीं बुझा सकती। तो उस चिड़िया ने कहा कि भाई हम तो जंगल की आग नहीं बुझा सकते, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा, जब भी याद किया जाएगा जंगल की आग के बारे में, तो बुझाने वालों में मेरा नाम लिया जाएगा। तो मैंने शुरुआत ऐसे ही किया था कि भाई बेरोजगारी हम अकेले तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन जब भी याद किया जाएगा भाई लॉकडाउन के समय ऐसे ऐसे हुआ था, उस समय मुझे याद जरूर किया जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि भाई मेरे जैसे और लोगों की ज़रूरत है। अगर हमारे जैसे और लोग और हैंड्स खड़े हो जाएंगे तो जंगल की आग जरूर हम लोग बुझा पाएंगे। तो ऐसे साथियों की हमें ज़रूरत है, और लगातार ऐसे लोग जुड़ रहे हैं हमसे कि हर ज़िले में मेरे जैसे लोग खड़ा हो सकें और वो लोग उस क्षेत्र में काम कर सकें। क्योंकि लोकल रहेंगे तो वो अपना सर्विस भी दे पाएंगे, लोगों को हर जगह सेल वगैरह में सपोर्ट कर पाएंगे। तो अभी पटना, दरभंगा, भागलपुर, नवादा और जमुई, मतलब 7-8 जगह में फ्रेंचाइजी बुक हो चुका है, और जगह पे भी बात चल रही है। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, दिवाली तक हर जगह हम लोग पहुंच जाएंगे। तो मैं यह मान लीजिएगा कि कोई दूसरे स्टेट्स या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अगर आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट और कितना चार्ज देना पड़ेगा फ्रेंचाइजी लेने के लिए? हमारी फ्रेंचाइजी टीम है, हमारे फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं जो उसको हैंडल करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आप उनका नंबर दे देंगे, वो लोग उनसे संपर्क करके फिर आगे जो लोग लेना चाहते हैं, जिला वाइज एक जिले में एक देना है तो
उनसे बात करके एक बार पूरा प्रोसेस समझ लेंगे तो ठीक रहेगा। भैया इसके अभिषेक गोस्वामी ब्लॉग के अलावा एक संत मत आप चैनल चलाते हैं, उसके अलावा 2 चैनल और हैं आपके, यानी कि अभिषेक गोस्वामी और एक गोपालगंज वाला। तो क्या इस 2 चैनलों में क्या मतलब कमी रह गई थी कि आपने दो और चैनल शुरू किया? नहीं, कमी नहीं रह गई थी। मेरा मकसद जो था ना, पहले तो अभी तो हम उस पर रिलीजियस बस आध्यात्मिक माहौल था परिवार का, तो रिलीजियस वीडियो पोस्ट करते थे। लेकिन लगा हमें कि भाई ये जो है बिजनेस आइडिया पे काम कोई नहीं कर रहा था। अब जब अभी तो बहुत सारे चैनल हो गए हैं। जब उस समय 2019 जब फर्स्ट लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, उस समय की बात अगर करेंगे तो बिजनेस आइडिया पे बिहार में कोई ध्यान नहीं देता था। दिल्ली में बहुत सारे लोग वीडियो पोस्ट करते थे, दिल्ली से उस साइड में चलन था, लेकिन बिहार में हमने शुरुआत किया। मुझे उस समय लगा कि भाई कोई ऐसा होना चाहिए कि बिहार के लोगों को भी रोजगार मिले, कुछ इन्फॉर्मेशन बिहार में भी मिले। हम उन चीज़ों को सर्च करते हैं कि जो आपके बगल में ही है। हम ये नहीं कहते हैं कि मुंबई जाइए और वहाँ से ये चीज़ें लेके आइए। हम ये चीज़ देखते हैं कि जो यहाँ पे सफल हो सके। गोपालगंज में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बन रही थी, आपको पता नहीं था। छपरा में बन रही थी, आपको पता नहीं था। पटना में हम लोग लोकल को फोकस करते हैं कि भाई लोकल में भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ जुड़ के आप पैसा कमा सकते हैं। तो भैया एक और चीज़ पूछना चाहता है कि थोड़ा सा यूट्यूब की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग यूट्यूब क्रिएटर हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि मैंने यूट्यूब से ये मकान खरीद लिया, कार खरीद ली, बाइक खरीद लिया। अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो मतलब क्या ये सारी चीज़ें खरीदना मुश्किल मतलब नहीं, मुश्किल नहीं है, आसान है। और यूट्यूब को बहुत सारे लोग ATM मशीन की तरह मानते हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। यूट्यूब पे अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो ठीक है, लेकिन अगर आप बस किसी की देखा देखी आ रहे हैं तो फिर तो मुश्किल है आपके लिए। आपका कुछ यूनिक होना चाहिए आपके अंदर जो लोगों को ज्ञान दे सके। बहुत सारे लोग वीडियो पोस्ट कर देते हैं इधर का। 10 मिनट का अगर कोई वीडियो देख रहा है तो 10 मिनट किसी के टाइम का आप उसका ले रहे हैं, किसी का लाइफ का 10 मिनट आप ले रहे हैं, तो सबका टाइम बड़ा कीमती है। उस 10 मिनट में आपकी वीडियो से उसको कुछ मिलना चाहिए। उसने 10 मिनट आपको दिया है तो आपको वीडियो के लास्ट में उसको कुछ ज्ञान होना चाहिए कि भाई अब इसका वीडियो 10 मिनट तक हमने देखा तो हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई। तो उस तरह का वीडियो बनाइए। किसी का समय जाया करने के लिए वीडियो नहीं बनाइए कि इधर उधर का कुछ भी लिख दिए, कुछ भी डाल दिए, तो समय की लोग धीरे धीरे लोग आपको पसंद करना छोड़ देंगे, लोग वीडियो देखना भी छोड़ देंगे। ये ऐसा ही डालता है। यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट कीजिए और जो आपके अंदर है, किसी के देखा देखी शुरुआत मत कीजिए। कुछ भी, हर तरह के व्यूअर मौजूद हैं आपके अंदर। जो अपना यूनिक है वो चीज़ें रखिए, आपके तरह के व्यूअर आपको मिल जाएंगे। और ये जो लोग यूट्यूबर बताते हैं कि भाई हमने ये किया वो किया, बिल्कुल सही बात है। सारे लोग, मैं कोई जॉब नहीं करता, मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ। तो जैसे कहा जाता है कि यूट्यूब क्या एक मैराथन दौड़ की तरह है। तो अगर कोई यूट्यूब पर आना चाहता है तो उसको किस किस क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए? सबसे पहले वीडियो क्वालिटी पे कि भाई कंटेंट जो है आपका सही होना चाहिए। कुछ फालतू वीडियो ऐसे नहीं, कंटेंट में दम होना चाहिए। तो भाई वो उसमें अब किसी तरह का भी वीडियो रहे, जैसे कहते हैं ना कि भाई मोबाइल से बने या कैमरा से, ये जरूरी नहीं है। खाना बढ़िया रहे तो पत्तल में खाइए तो भी टेस्ट बढ़िया आएगा। खाना खराब रहे तो फिर सोने चांदी की प्लेट में भी खाइएगा तो टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। भैया 4-5 आप चैनल मैनेज करते हैं, तो 4-5 चैनल को मैनेज करना मतलब कितना मुश्किल और कितना आसान रहता है आपके लिए? किसी दूसरे के यहाँ जॉब करने से तो आसान है। किसी दूसरे के यहाँ जॉब करने से आसान है। अपना देखिए, जब आप पैशन को काम में डालिएगा ना तो फिर आपके लिए काम नहीं रहेगा वो मेरा शौक है, वीडियो बनाना मेरा शौक था। और मैं पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे नहीं आया था, शौकिया तौर पे आया था कि भाई यूट्यूब पे मैं भी वीडियो बना के पोस्ट करूं। बाद में पता चला कि भाई इस पे पैसे भी आते हैं। तो जब पैसे आने लगे, आपके शौक से जब पैसे आने लगे तो फिर काम नहीं लगता। मुझे पता भी नहीं चलता, मैं रात के 1 बजे तक जगता हूँ, मुझे ये नींद भी नहीं आती। मैंने ये नहीं है कि भाई नींद आ रही है जबरदस्ती काम करें, ऐसा नहीं है। जब पैसे दिखते हैं और अपने शौक से आप काम करते हैं तो फिर नींद भूख सब भाग जाता है। तो भैया एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि अब तक जैसे आपने 6 साल तक, मतलब 6 साल से काम कर रहे हैं 2015 से अब तक, तो अब तक का आपका सबसे बेस्ट वर्क क्या है? बेस्ट वर्क में नहीं समझे? बेस्ट वर्क इन द सेंस कि आपने ऐसा कोई काम किया हो जिससे लगा कि आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिला उस काम को लेकर, या लोग ज़्यादा अवेयर हुए हों? देखिए, मेरा अभी तो संत मत चैनल जो चल रहा था उससे ठीक था, पैसे आ रहे थे, सब कुछ सही था, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था कि वो फेम मुझे नहीं मिला था जो फेम के लिए मैं यूट्यूब पे मैं चाहता था कि भाई सारे यूट्यूबर को लोग निकलते हैं तो लोग पहचानते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो वो फेम मुझे, बिजनेस आइडिया जब मैं लोगों को बताने लगा, जब लोगों को लगा कि नहीं ये आदमी अच्छा है, लोगों के लिए काम कर रहा है, जब मैं कहीं जाता था लोग पहचानने लगे थे, लोग सेल्फी लेते थे, तब लगा कि भाई अब मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। आपके सपने धीरे धीरे पूरे होने लगे थे। कोई ड्रीम बताइए जब तक आपको अभी अचीव नहीं हुआ है अभी तक, जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं?
अभी देखिए अपना एक बड़ा सा स्टूडियो बनाने का प्लान है। अभी हमने ज़मीन वगैरह सब ले लिया है और हाँ यूट्यूब के पैसे से ही लिया है, तो उस पर स्टूडियो वगैरह थोड़ा सा अपना सेटअप हो, अपना सब कुछ हो, वो बनाने का प्लान है अभी। तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि आपने जो ज़मीन लिया है लगभग कितना खर्च किया आपने उसके लिए? एक मोटा मोटी एक अंदाजा दे सकते हैं आप? अभी गोपालगंज का रेट आप समझ सकते हैं, गोपालगंज के हाईवे किनारे है। अभी 1 साल पहले मैंने लिया था 32 लाख का, और अभी वो है लगभग मेरे बगल में ही बिका है, 45 लाख के आसपास उसका हो गया, प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो भैया सबसे पहले जब आपकी यूट्यूब अर्निंग आई थी, पहली आपकी पेमेंट आई थी, तो आपने सबसे पहले क्या खरीदा था? सबसे पहले वो खरीदा कुछ नहीं था, एटीएम से निकाल के, एटीएम से मैंने सबसे 3-4 महीने का जोड़ के एक बार आया था, और वो उस समय 2015 मार्च में 24,000 रुपये लगभग थे। तो वो मैंने एक बार में निकाला और जानबूझ के 100 का नोट लिया था कि ताकि गड्डी दिखाई दे, ज़्यादा दिखाई दे। मैं बैंक में गया था, एटीएम से निकालने के बाद उसको वापस करके 100 की गड्डी लिया था और घर पे ला के माँ से दिखाया था कि भाई ये मुझे वीडियो जो मैं पोस्ट करता हूँ, पहले तो घर वाले भी डांटते थे कि भाई दिन भर मोबाइल लेके करते रहता है, क्या कर रहा है ये नहीं। जब पैसे दिए तब लोग हमने बताया कि जो मोबाइल पे दिन भर हम करते हैं, वैसे मोबाइल चलाते रहते हैं, उसी का पैसा है। घर वाले भी खुश हुए थे कि ऐसे भी पैसा आता है, किसी को पता नहीं था। तो भैया एक और चैनल अभी आप इस पे काम करें, गोपालगंज वाला पे, इस पे आप, मैंने अभी डॉक्टर वाला वीडियो देखा था, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए हमारा शुरुआती ब्लॉगिंग जो है गोपालगंज को लेके ही था, हम लोकल चीज़ों को प्रमोट करते थे, और ये जो मेरा अंदर का जो होता है ना आपका पैशन, वो ख़त्म नहीं होता है। हम अभी भी गोपालगंज के लिए मैं बताने में शर्म नहीं करता हूँ कि मैं गोपालगंज से हूँ, मुझे गर्व होता है कि मैं इस जगह से हूँ और मैं इस जगह को प्रमोट कर सकूँ। तो मेरा ब्लॉग चैनल था, यहीं से शुरुआत हुई थी, और अभी क्या है कि उसमें 5 लाख लोग हैं और बहुत सारे दूर दूर से व्यूअर उसमें जुड़ रहे हैं, बहुत दूर दूर से सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं। तो ये है कि जैसे मान लीजिए गोपालगंज की किसी चीज़ को मैं दिखाता हूँ, कोई मुंबई में बैठ के क्यों देखेगा, उसका टाइम किल होगा। कोई लखनऊ में बैठ के क्यों देखेगा। तो मैंने ये सोचा कि भाई, बहुत सारे कंप्लेन करते थे लोग कि भाई आप गोपालगंज का केवल दिखाते हो, मैं बाहर भी जाता हूँ वीडियो दिखाने। तो मैंने एक अलग सिर्फ गोपालगंज को डेडिकेट करके चैनल बनाया कि सिर्फ इस पर गोपालगंज का ही वीडियो डालना है। और ट्रैवलिंग ब्लॉग, जो मैं ट्रैवलिंग ब्लॉग करता हूँ, वो चूँकि शौक है, वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो वो चीज़ों के लिए अलग मैंने एक चैनल बनाया कि सिर्फ गोपालगंज को, लोकल शहर को, लोकल जगहों को प्रमोट उस पर करना है। बाकी बिजनेस आइडिया मेरे अभिषेक गोस्वामी ब्लॉग्स जो चैनल है, मेन चैनल है, उस पर बिजनेस आइडिया आएगा, इसलिए मैंने उसको अलग किया। तो भैया अभी आप गोपालगंज से, गोपालगंज अभी डेवलप कर रहा है, उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो जब आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, तो उस समय आपको कुछ ऐसा कमेंट मिला था, या कभी ब्लॉगिंग करने के लिए गए थे किसी बिजनेस को, तो उस समय मना किया था किसी ने आपको, ऐसा कुछ मिला था कमेंट वगैरह? नहीं, शुरू में तो अभी गोपालगंज लगातार डेवलप कर रहा है। आप अगर 5 साल पहले जाएंगे तो देखेंगे 5 सालों में काफ़ी चेंजिंग हुआ है। और पहले ये था ना कि वीडियो के लिए मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ता था, भैया वीडियो देखिए, इससे फ़ायदा होगा आपको, वीडियो हम बनाते हैं भैया, आपका प्रचार हो जाएगा, ये चीज़ें हम दिखाना चाहते हैं। तो लोग ठीक है बाद में आइएगा, ठीक है अभी नहीं बाद में आइएगा। और बिजनेस आइडिया में तो लोग ऐसा, अपने यहाँ का माहौल था कि भाई कोई वीडियो में बताना नहीं चाहता था कि कोई दिल्ली से कुछ बिजनेस लेकर आया है, वीडियो में दूसरे को बताना नहीं चाहता कि भाई दूसरे लोग नकल करेंगे, दूसरे लोग खोल देंगे, या हम किसी और को क्यों बताएं, हम मेहनत से इसको ले आए हैं। तो इन चीज़ों में अब चेंजिंग हुआ है। अब कहीं जाने पे लोग, अरे आइए आप वीडियो लोग बनवाते हैं। पहले था कि लोग शेयर नहीं करते थे, अपनी बातें किसी को बताते नहीं थे कि लोग जान जाएंगे, लोग नकल कर लेंगे। धीरे धीरे मानसिकता चेंज हुई है। जब वीडियो से उनकी सेल बढ़ जाती है, जब वीडियो से उनका प्रचार, लोग उनको जानने लगते हैं, तब उनको खुशी मिलती है। और वो लोग भी फ़ोन करके धन्यवाद देते हैं कि आपके वजह से हमको लोग फ़ोन करते हैं, हमको लोग धन्यवाद देते हैं। तो भैया जैसे आप 2015 से इस पे काम कर रहे हैं और बिजनेस आइडिया और बिजनेस स्टार्टअप्स की बात करते हैं, सब लोगों को बताते हैं, 2015 से 2021 तक आपके क्या क्या चेंजेज आपको देखने को मिला है? देखिए 2015 में क्या था कि पहले वीडियो बनाइए, पोस्ट कीजिए, और यूट्यूब तुरंत पैसा, ये पहले दिन से पैसा देना शुरू कर देता था। 2016, 15 में, 17 तक, जियो के आने तक ये सब सिस्टम था। जियो आने के बाद लोगों ने यूट्यूब को कचड़ा बना दिया, यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो उठा के डाल दिया, कुछ भी। तो यूट्यूब बढ़ते क्रिएटर्स को देख के यूट्यूब ने रूल लगा दिया कि भाई अगर सही में आप क्रिएटर्स हैं
तो आप कुछ इसमें नहीं, आपको कुछ इसमें बाधाएं पार करनी होगी, तब जाके हमको लगेगा कि भाई आप क्रिएटर्स हैं, आप काम करेंगे तब आपको हम पैसा देंगे। उसने सिस्टम लगा दिया, भाई 1000 पहले सब्सक्राइबर ले आइए, 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा कीजिए, तब जाके हम आपको पैसे देंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अनसेंट वीडियो डालते हैं, वो इसके नीचे रह जाते हैं, और जो सही में काम करने के लिए आते हैं वो बहुत कम समय में 1 महीने में 2 महीने में पार कर लेते हैं, फिर उनको पैसे मिलना शुरू हो जाता है। तो मतलब अब बदलाव काफ़ी आ गया है उस समय से 2015 से अब तक, अगर बिजनेस की बात करें तो। हाँ, बिजनेस में भी अभी लगातार लोग आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार लोग अच्छे लोग लॉकडाउन में वापस आए और अच्छा बिजनेस मॉडल लेकर आए, बाहर से जो आइडिया लेकर आए, और लोकल क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, सरकार की भी सहयोग बढ़ रही है। लोग पहले जो यहाँ से पलायन करके जब गए थे यहाँ से, लोगों को लगा था कि बिहार वैसी जगह नहीं है, सेफ नहीं है, बिहार में कुछ डेवलप नहीं हो सकता। उन लोगों का अभी सोचना जो है चेंज हुआ है, वो लोग वापस फिर आ रहे हैं, फिर बिहार के लिए काम कर रहे हैं। काफ़ी बदलाव आया जी। तो काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिले, और भैया का जो बड़े वाले भैया हैं वो मगध मशीनरी यहाँ पर स्टार्ट किए हैं, बिजनेस स्टार्टअप्स और बिजनेस आइडिया। उसका मैंने वीडियो अभी बना दिया है, उसको मैं पोस्ट करूँगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरह के हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं मगध मशीनरी में, और आप हेल्प ले सकते हैं। और जाते जाते भैया मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अपने यूट्यूब अर्निंग के बारे में कुछ आइडिया दे सकते हैं तो दीजिए, क्योंकि आपके 4-5 चैनल हैं तो सबको मैनेज करना और कितनी अर्निंग हो जाती है। क्योंकि मोस्टली जो यूट्यूब क्रिएटर हैं वो आते हैं कि मैं अगर स्टार्ट करता हूं तो मैं कितने जल्दी अर्निंग कर लूं, कितना जल्दी पैसे कमा लूं, लेकिन एक यूट्यूब एक मैराथन है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और आप 4-5 चैनल चला रहे हैं, तो आप अपनी अर्निंग के बारे में कुछ आइडिया दीजिए, बताइए। देखिए, यूट्यूब पे आप काम कर रहे हैं, सच्चे मन से काम कर रहे हैं, तो पैसे बहुत हैं। पैसों की चिंता नहीं करनी है, पैसे उतने आ जाते हैं जिसमें आप बढ़िया से लाइफ जी सकें, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो सके, और जो साथ में आपकी टीम में काम करते हैं उनकी ज़रूरतें आप पूरी कर सकें। अच्छा खासा पैसा आ जाता है। फिर भी एक मोटा मोटी आइडिया आपने बताया नहीं, आपने बातों को घुमा दिया। एक आइडिया दीजिए कि लगभग कितना। देखिए, अगर 2015 से पहले की बात की जाए तो मेरी औकात नहीं थी कि मैं अभी अल्काजार मैंने गाड़ी लिया, 24 लाख की गाड़ी पे मैं चढ़ूँ, कि यूट्यूब की देन है कि मैं आज अल्काजार लिया हूँ। उससे पहले मैंने 2016 में ही मैंने कार लिया था, तो समझ सकते हैं। ये सारी यूट्यूब की अर्निंग्स हैं। हाँ, यूट्यूब से ही है सब कुछ। तो दोस्तों ये थे अभिषेक भैया, जो अभिषेक गोस्वामी के नाम से ब्लॉग चलाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और भैया का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप बिजनेस स्टार्टअप या बिजनेस आइडिया शुरू करना चाहते हैं तो आप मगध मशीनरी में आ सकते हैं। आपका तहे दिल से स्वागत होगा और आपको हर तरह की हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट्स कौन सा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं कमेंट करके आपको जो भी सवाल होंगे उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।